Hello everyone. Now let's see the vectors that are used in rDNA technology. जिसमें हम बार बार बोल रहे थे कि प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग द जीन इनटू द होस्ट सेल. आपको याद होगा इंसुलिन का प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में. सो इंसुलिन वाला जो जीन था अपन ने ह्यूमन सेल से निकाले थे बाय कटिंग विद द हेल्प ऑफ आरई एंजाइम एंड यू टुक अ सुटेबल प्लाज्मिड और प्लाज्मिड को भी कट करे थे अपन ने एंड देन यू जॉइंट द प्लाज्मिड विद द डोनर डीएनए टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए एंड देन आरडीएनए वाज इंसर्टेड इनटू होस्ट और बैक्टीरिया. ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मिड यूज कर रहे थे अपन, बराबर है. प्लाज्मिड वाज योर वेक्टर फॉर दिस ट्रांसफर, क्योंकि अगर बिना प्लाज्मिड के तुम ट्रांसफर करेंगे, बिना वेक्टर के ट्रांसफर करेंगे, दैट बैक्टीरिया विल नॉट पिक अप दैट डीएनए, इट विल डिस्ट्रॉय दैट डीएनए. देयरफॉर यू नीड अ स्ट्रक्चर विच इज एक्सेप्टेबल टू द होस्ट, विच इज एक्सेप्टेबल टू द बैक्टीरिया. तो ऐसा स्ट्रक्चर अपन प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, बराबर. लेकिन प्लाज्मिड ही सिर्फ एक ऐसा वेक्टर नहीं रहता, प्लाज्मिड के अलावा भी और वेक्टर्स रहते जो अपन इस टेक्निक में यूज कर सकते. तो अपन आज देखने वाले वेक्टर्स यूज्ड इन जीन क्लोनिंग और क्लोनिंग. वेक्टर्स यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, ऑल्सो नोन एज क्लोनिंग वेक्टर्स, उनको शॉर्टकट में बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स. ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पता है कि कौन से वेक्टर्स है. अपन प्लाज्मिड तो यूज ही कर सकते, लेकिन प्लाज्मिड के अलावा और भी वेक्टर्स है दैट यू कैन यूज इन जीन क्लोनिंग. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेज, इसमें आएगा तुम्हारा लैम्बडा फेज और M13 फेज. देन प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को मिला के बनाते हैं कॉस्मिड वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर. ठीक है, कॉस साइट्स रहते हैं उसमें. और फेजमिड वेक्टर्स, ये कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर्स है. इसी तरीके से रहेंगे सम बक्यूलोवायरसेस, बक्यूलोवायरसेस एंड योर अदर वेक्टर्स लाइक TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम, TI प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम. ये कुछ और भी वेक्टर्स है. दीज वेक्टर्स कैन बी यूज. इसके अलावा और भी कई सारे वेक्टर्स है आर्टिफिशियल वेक्टर्स, जैसे कि प्लाज्मिड्स के टाइप रहेंगे PBr322, PUC वेक्टर. ओके, इसी तरीके से रहेंगे तुम्हारे यीस्ट के क्रोमोसोमल वेक्टर्स YAC, BAC, HAC, यीस्ट artificial chromosomes, yeast artificial chromosomes. Then bacterial artificial chromosomes and human और mammalian artificial chromosomes. उसको human artificial chromosome या MAC mammalian artificial chromosomes बोल सकते. So these are actually vectors. अपने को इनकी सबकी स्टडी नहीं करने की है, अपने सिलेबस में सिर्फ नाम है कि these are the शॉर्ट DNAs that can be used as vectors for gene transfer. इनको अपन यूज करके rDNA बना सकते हैं. जैसे कि प्लाज्मिड, अपने को इसके बारे में डिटेल में देखना है, इन 2-3 के बारे में, किसी के बारे अपने को 1 2 3 और 4 इनके बारे में डिटेल में देखना है कि कैसे ये वेक्टर बोल के काम करते हैं. ये उसमें भी प्लाज्मिड का जरा स्पेशल देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर्स तुमको प्लाज्मिड की हेल्प से ही करने के. सो प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजेस, कॉस्मिड, फेजमिड, then your baculoviruses, TI plasmid, PBr322, PUC vectors, these are plasmid vectors. P stands for plasmid और आगे के दूसरे रहेंगे, बाद में देखेंगे. Then your YACs, BACs and human artificial chromosomes, these are the artificial long chromosomes. Okay, so these are used as vectors. Let's see first of all what are plasmid vectors. अपन पहले plasmid vector देखते हैं. So what is plasmid? आपको थोड़ा सा बता दिया था मैंने. Plasmid is the double-stranded circular extra-chromosomal DNA, extra-chromosomal DNA in the bacterial cell, which is self-replicating, that is self-duplicating and non-essential for the life of bacteria. Non-essential for the life of बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की बॉडी में रहता, डबल स्टैंडर्ड रहता,
सर्कुलर रहता और उसके अंदर ऐसे पूरे नाइट्रोजन अपने पेस पेयरिंग बनाए रहेंगे नाइट्रोजन बेसेस के बीच में. And this is double-stranded circular extranuclear means it is present outside the main genomic DNA. It will not control regular structural part of structural metabolic functions of that bacteria. रोज के काम नहीं रेगुलेट करता, वो कुछ एक्स्ट्रा के फंक्शन करता, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाए, नॉन इसेंशियल पार्ट. नॉन इसेंशियल पार्ट. एंड दिस सेल्फ रिप्लिकेटिंग मीन्स इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ रिप्लिकेशन. और रिप्लिकेशन करने के लिए साइट ऑफ ओरिजिन लगता है अपने को. ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन याद होगा आपको, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में देखे थे. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी एक जगह रहती होगी जहां से ओरिजिन, उसको बोलते हैं ओरी साइट. ओरी साइट, ORI मतलब ओरिजिन साइट, जिसपे से वो खुद को रिप्लिकेट करेगा. ओके, प्लाज्मिड खुद को रिप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, एक प्लाज्मिड के 2 प्लाज्मिड हो जाएंगे, कॉपियां बनेंगी उसकी, 2 के 3 बनेंगे, 3 के 4 बनेंगे. सो ओरिजिन साइट का काम क्या है, इट विल रिप्लिकेट द प्लाज्मिड, it will make the copies of plasmid, that is it will increase the number of plasmids per cell. It will regulate the replication of plasmid, it will regulate number of copies of plasmid per cell. Okay, so इसके लिए एक टर्म है कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड. कॉपी नंबर किसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड और डीएनए, दैट डीएनए इन सेल, उसको बोलते हैं कॉपी नंबर. जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में एक ही प्लाज्मिड रहता, लेकिन किसी किसी में एक से ज्यादा रह सकते, किसी किसी में तो और ज्यादा रहेंगे, बहुत सारे प्लाज्मिड्स रहेंगे. सो जितने ज्यादा प्लाज्मिड की कॉपियां रहेंगी वो उसका उतना ज्यादा कॉपी नंबर. इसमें कॉपी नंबर 1 है, 1 प्लाज्मिड पर सेल, 3 प्लाज्मिड्स पर सेल, 6 प्लाज्मिड्स पर सेल, 10 प्लाज्मिड्स, 15 प्लाज्मिड्स, 500 प्लाज्मिड्स, 2000 प्लाज्मिड्स, जितने बड़े ज्यादा कॉपी नंबर है. एंड दिस कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड इज कंट्रोल्ड बाय ओरिजिन साइट. ओरिजिन साइट जितना स्ट्रांग रहेगा उतने ज्यादा उसका कॉपी नंबर रहता, उतने ज्यादा प्लाज्मिड्स उसमें रहते. और नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेगुलेट द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, टारगेट डीएनए इन वेक्टर. सो वेक्टर में का ओरिजिन साइट इट रेगुलेट्स कॉपी नंबर ऑफ टारगेट. अब अपन क्या करने वाले, ये प्लाज्मिड में अपन अपना डीएनए इंसर्ट करते ना यहाँ पे. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर पे तो अपना डीएनए इंसर्ट करे अपन ने, ये अपना डीएनए, इंसुलिन वाला जीन आरडीएनए बन गया, प्लाज्मिड प्लस डोनर डीएनए, इट इज नाउ वेक्टर डीएनए. तो जब ये तुम्हारा ओरिजिन साइट कॉपी बनाएगा तो तुम्हारे प्लाज्मिड की तो कॉपी बनेगी, लेकिन तुम्हारे डोनर डीएनए की भी कॉपी बनेगी. इधर भी डोनर डीएनए का कॉपी बन जाएगी, इधर भी डोनर डीएनए की कॉपी बन जाएगी. मतलब ओरिजिन साइट ना सिर्फ प्लाज्मिड की कॉपी बनाता, बल्कि वो तुम्हारे डोनर डीएनए की भी कॉपी बना के देगा, तुम्हारे को मल्टीप्लिकेशन करके देगा. और वो मल्टीपल होने के बाद अपन उसको निकाल के दूसरे होस्ट में डालते जाते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके. बराबर है. तो इसके लिए ओरिजिन साइट क्या करता, इट रेगुलेट्स द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, अलॉन्ग विद दैट इट रेगुलेट्स द रिप्लिकेशन ऑफ योर टारगेट डीएनए और डोनर डीएनए, उसका भी रिप्लिकेशन कंट्रोल करता. सो जितना भारी ओरिजिन रहेगा उतने ज्यादा कॉपी नंबर रहेंगे, उतने हाई नंबर ऑफ डोनर डीएनए विल बी प्रोड्यूस्ड. बराबर. सो ओरिजिन साइट का काम क्या, सीधा सीधा रिप्लिकेशन रेगुलेट करना, कॉपियां रेगुलेट करना, कितनी कॉपियां बनती. ओके, सो इट इज प्रेजेंट. आगे देखेंगे अपन उसको. बट दिस इज प्लाज्मिड, इट इज प्रेजेंट हियर इन बैक्टीरियल्स. ओके, नाउ व्हाट आर द अदर नेम्स. प्लाज्मिड टर्म वाज क्वाइट, इट इज आल्सो नोन एज रिप्लिकॉन. It is also called replicon because it is having a capacity of self replication. वो खुद replicate हो सकता, तो replicon बोलने का उसको. Okay. Then this term plasmid was first introduced by Joshua Lederberg. Joshua Lederberg in 1952. पहली बार किसने शब्द दिया तुमको, साइंटिस्ट का टेबल बनाने को बोला है, वो टेबल में साइंटिस्ट का नाम डाल दो. The term plasmid was coined by Joshua Lederberg. The term plasmid was coined by Joshua Lederberg in 1952. In 1952. Okay. Plasmid is also known as replicon because it has a capacity of self-replication. Okay. Now, why we are choosing plasmid, or why? What are the capacities or the ideal vector should have which properties? So अपन एक बार वो देख लेते, properties of an ideal vector. कि अगर तुमको किसको वेक्टर बोल के यूज करना तो वो क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले वेक्टर बोल के तुम जो डीएनए यूज कर रहे, अच्छा वेक्टर में डीएनए चाहिए,
वेक्टर डीएनए है ना अपना, यहाँ पे अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला वेक्टर नहीं बोले, वेक्टर डीएनए। तो वेक्टर डीएनए की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहला तो इट शुड बी स्मॉल इन साइज, इट शुड बी स्टेबल इनफ टू कैरी, इट शुड बी स्टेबल इनफ टू कैरी डोनर डीएनए। सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है ना, इसके लिए तो उसको वेक्टर बोलते हैं। व्हाट इज वेक्टर? विच कैरीज डीएनए, डोनर डीएनए। तो वो स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो तुमने क्या करे, प्लाज्मिड लिए, उसमें इतना बड़ा डीएनए लगा दिए, अब इतना टुकड़ा तोड़ दिया उसका, ठीक है, और उसको तुमने इतना बड़ा डीएनए जोड़ दी, अरे इसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया ना, ओरिजिन पागल हो जाएगा, ओरिजिन बोलेगा अरे बाप रे इतना बड़ा डीएनए थोड़ी था मेरा, मैं इतना बड़ा पूरा प्लाज्मिड थोड़ी था, इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इसमें और होता वैसा, तुम ऐसा समझेंगे प्लाज्मिड में कितना भी बड़ा डीएनए लगा सकते, उसकी एक लिमिट रहती कि वो कितना लंबा डीएनए कैरी कर सकता। सो जनरली स्मॉल साइज का भी होना चाहिए, प्लस इतना स्टेबल होना कि अपना जो डीएनए है, अपने जो जीन्स है, वो जीन्स उसमें कैरी हो सके। सो इट शुड बी स्टेबल इनफ टू कैरी द डोनर डीएनए। ओके, प्लस तीसरा पॉइंट अगर बोले यहाँ पे, सो इट शुड परमिट, इट शुड हैव अ कैपेसिटी ऑफ रिप्लिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें सेल्फ रिप्लिकेशन होना चाहिए, जो भी वेक्टर रहेगा उसको रिप्लिकेट होना आना चाहिए, चाहे वो प्लाज्मिड हो या बैक्टीरियोफेज हो या जो भी हो, इट शुड हैव अ कैपेसिटी ऑफ रिप्लिकेशन, खुद की कॉपी बनाते आना उसको, करेक्ट। तो ही वो काम करना है, तो क्या काम का, एक ही चलेगा और एक डालेंगे रोज खराब हो गया। सो इट शुड हैव अ कैपेसिटी ऑफ रिप्लिकेशन, देयरफॉर मतलब रिप्लिकेट होना चाहिए, सेल्फ रिप्लिकेशन डाल दो, पॉइंट नंबर 3 सेल्फ रिप्लिकेशन। नंबर 4 इट शुड हैव अ पॉइंट ओरिजिन साइट, रिप्लिकेशन के लिए जरूरी रहता है ओरिजिन साइट, टू रेगुलेट कॉपी नंबर, टू रेगुलेट कॉपी नंबर एंड रिप्लिकेशन, दोनों रेगुलेट करेगा, टू रेगुलेट कॉपी नंबर एंड रिप्लिकेशन, उसके कॉपीज कितने बनेंगे प्लस रिप्लिकेशन करेगा एंड कैसा करेगा, स्टार्ट होगा। ओरिजिन साइट, ओरी साइट, ओ आ रहा है मतलब ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट। देन इट शुड आल्सो हैव सम रिकॉग्निशन साइट्स, it should also have some recognition sites or recognition sequences for specific RE enzymes। अब ये क्यों होना, ये क्या है, what is recognition sequence? A particular sequence identified by RE enzyme, जैसे कि तुम्हारा EcoR1, EcoR1 की सीक्वेंस क्या है, याद होगा क्या पिछले लेक्चर में, कहाँ पे कट देता है ये, कौन सी सीक्वेंस ढूंढता, GAATTC, इधर रहेगा GAATTC एंड इट गिव्स कट बिटवीन G and A टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, बराबर। सो ये जो तुम्हारा प्लाज्मिड रहेगा या वेक्टर रहेगा, उसके अंदर ये सीक्वेंस प्रेजेंट रहना, GAATTC, तो तुम्हारा यहाँ पे कट देगा और यहाँ पे कट देगा, तो फिर इतना डीएनए तुम्हारा ओपन हो जाएगा, समझ रहा है? खुला डीएनए मिल जाएगा तुमको, ऐसा खुला प्लाज्मिड मिल जाएगा कट करे वाला, और फिर तुम एक खुले कट करे दो टुकड़े कटे वाले मिलते, तो फिर इसके अंदर तुम्हारा डोनर जो रहेगा डीएनए, इंसुलिन वाला जीन, तो ये इंसुलिन वाला जीन था, ये यहाँ से ले आएगी यहाँ तक है, तो इसको भी ऐसी जगह कट करने का कि ये जीन में GAATTC रहना, GAATTC, इधर कट करने का, इधर कट करने का, ओके। और फिर वो कट करने के बाद इतना टुकड़ा निकलेगा और ये टुकड़े को तुम प्रॉपर इससे जोड़ सकते हो, ओके। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करने का, क्योंकि इधर जो सीक्वेंस में कट होगा इधर भी वही सीक्वेंस में कट होगा, तो बराबर जोड़ना है ना, तुम्हारे को प्रॉपर जॉइनिंग पॉसिबल रहती है। therefore to cut the donor DNA and to cut the vector DNA, to cut donor and to cut vector, same restriction endonuclease is generally used because it makes same sticky ends and that can be easy to join, that can become easy to join them easily, okay। so इसके लिए अपन यहाँ पे फिर अपने को क्या लगेगा, ये कट करते आना चाहिए प्लाज्मिड को। मैं क्या प्रॉपर्टी सिखा रहा, properties of an ideal vector, it should have recognition sequence for specific RE enzyme, जैसे कि उस पे GAATTC रहना, या फिर BAMH1 की सीक्वेंस रहना, PST1 की रहना, ALU1 की रहना, अपन ने जो डब्बा देखे थे पूरा टेबल याद है, अलग अलग हाइंड 2 की सीक्वेंस रहना उसके ऊपर, AGTC वाली, बराबर, AGCT, तो ये सीक्वेंसेस रहने से क्या होगा, टू cut and insert donor DNA, to cut
and then insert donor DNA at that site. अभी बताया कैसा कट करने का। इको R1 की सीक्वेंस रहेंगी G8TTC, वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगी प्लाज्मिड में, तो उसको इको R1 डाल के तुम कट करेंगे। उधर तुमने इंसुलिन का जीन भी इको R1 से कट करे, फिर वो जीन को यहाँ लाके जोड़ देंगे लाइगेज की मदद से, तो इजीली तुम्हारा डोनर प्लस वेक्टर ऐसा जुड़ के rDNA। Therefore, recognition sequence for specific RE enzyme, either EcoR1, HAIN2, ALU1, etc., they should be present to cut the vector, and insert donor DNA at that site. Insert कहीं उधर से भी कट करके लाएंगे और उसको यहाँ इंसर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रहेगा तो क्या काम का होगा, ऐसा कैरी करेगा, फिर तुम्हारे डोनर को कैरी करेंगे कैसा, जोड़ने के लिए उसको काटने की जगह तो चाहिए, तो काटने की जगह कौन सी रहेंगी, रिकॉग्निशन साइट। Okay, they are called recognition sites or cloning sites, also known as cloning sites, क्योंकि वहां पे तुम क्लोनिंग कर रहे ना, वहां पे तुम तुम्हारा डोनर इंसर्ट कर रहे ना, so therefore cloning sites होना जरूरी है। so तुमको एमसीक्यू में बोलेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स आर द साइट्स वेयर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस गिव्स कट एंड यू कैन इंसर्ट डोनर डीएनए टू मेक आरडीए। ओके, सो उस जगह क्या बनेगा, क्लोनिंग साइट where RE enzyme you cut and you can insert donor DNA into it. Clear? Okay. Then it should also have some selectable markers like some antibiotic resistant genes or some genes that can be used for identification of recombinants। इसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर अलग रहेगा, हाउ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज डन, इसका अलग लेक्चर रहेगा। बट अभी याद रखो, सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स should be present or sites should be present in that vector that can help in identification of your recombinant। जो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हो गए, जो इंसुलिन बना सकते हैं, उनको पहचानना। क्योंकि अपन देखो आरडीएनए डालेंगे ई कोलाई में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर ई कोलाई उसको एक्सेप्ट करेंगे। कुछ ई कोलाई उससे इंसुलिन बनाएंगे, कुछ ई कोलाई उसका इंसुलिन बनाने नहीं देंगे। तो इसमें फिर क्या होगा, तुम खाने को तो दोनों को देने वाले, तो जो बैक्टीरिया इंसुलिन बना के दे रहे और जो नहीं बना के दे रहे, दोनों की ग्रोथ होते जाएंगी। तो इसके लिए अपने काम के कौन से हैं, जो अपने को इंसुलिन बना के दे रहे, वो बना के क्यों दे रहे, क्योंकि उनमें रिकॉम्बिनेशन हो गया, उनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है। सो दे आर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो ये रिकॉम्बिनेंट और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, इन दोनों में डिफरेंस कैसा करने का, इनको पहचानने का कैसा, तो उसके लिए फिर अपने प्लाज्मिड अपने को हेल्प करेंगे, अपने वेक्टर अपने को हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर नाम के जीन्स रहते हैं, जिनकी मदद से अपन पहचान सकते हैं ये काम कर रहे हैं, इंसुलिन वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे। सो यू कैन आइडेंटिफाई देम, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर सकते विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट ऑन योर वेक्टर डीएनए। हाउ वी विल सी इट लेटर, अपन अलग से देखेंगे, वो एक एक्सपेरिमेंट है, पूरा स्टेप ऑफ योर प्रोसेस है, बैक्टीरिया की पूरी एक अपने बायोटिक की प्रोसेस रहेगी, तो उसमें अपन देखेंगे, ठीक है। सो इट शुड बी प्रेजेंट हियर। देन इट शुड आल्सो हैव सम कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक योर प्रमोटर, ऑपरेटर एटसेट्रा, और आर तुम्हारा इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर। याद है कि ये लाइकोपेरॉन में देखिए अपन ने प्रमोटर, ऑपरेटर, रिप्रेसर, ये जीन्स प्रेजेंट रहना, ताकि क्या होगा, वो जीन्स के रेगुलेशन करेंगे, अपन इंसुलिन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लाइकोपेरॉन में कैसा, ये प्रमोटर, ऑपरेटर फ्री रहा तो ट्रांसक्रिप्शन होता, ऑपरेटर पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन बैठ गया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, राइट। तो वो तरीके से तुम्हारे यहाँ पे रिप्लिकेशन कंट्रोल, एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकना अपन। यू कुड बी एबल to control the gene expression, therefore you should also have these elements, control elements that can control the gene expression in your vector. Okay, so these are the points, 6-7 points. Okay, recognition site हो गई, इसमें origin site हो गई, replication की property हो गई, stability वाली बात हो गई। Okay, these are the properties of an ideal vector, कि इसमें ये सब होना। तो अपने प्लाज्मिड में ये सब चीजें रहती,
प्लाज्मिड का साइज जो रहता छोटा रहता, फ्रॉम 0.1 टू सीधा सीधा 1 kb टू 1000 kb, मतलब कितना 1 किलो बेसिस, मतलब 1000 बेसिस से लेके 1000 किलो बेसिस, मतलब 1,00,000 बेसिस तक उसकी लेंथ रह सकती। 1 kb मतलब 1000 बेसिस, और 1000 इंटू 1000 कितने होते 10 लाख, ओके, उतने बेसिस इतनी लेंथ रह सकती। सो दे आर ऑलरेडी स्मॉलर इन। अपना डीएनए कितना रहता, अपने डीएनए कितने बेसिस रहते 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, कितने ज्यादा मिलियन में बिलियन में, ये हजारों में छे, तो इसका साइज बहुत छोटा है, देयरफॉर इट इज स्मॉल इन। यस इट इज स्टेबल टू कैरी डीएनए बिकॉज इट हैज ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसमें ओरिजिन रहता है इधर, फॉर एग्जांपल यहां से यहां पे ओरिजिन की सीक्वेंस है, ओके, इट इज स्टेबल, ये स्टेबल इस रहता क्योंकि बैक्टीरिया का ही हिस्सा है वो, तो बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देन इट हैज its capacity of self replication because it has origin. Then ओरिसाइट है, अभी बोला, इट हैज क्लोनिंग साइट्स सच एज रिकॉग्निशन साइट, तो इस पे अलग अलग क्लोनिंग साइट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको दिखेगा BAM-H1, यहाँ पे रहेगा EcoR1, अभी कहीं पे तुमको जो फोटो आ रही है देखो PBr322, PBr322 ये वेक्टर है, एक आर्टिफिशियली बनाया वाला वेक्टर है, नेचुरल प्लाज्मिड लेकिन बनाए थे इसको अलग से। ये वेक्टर में तुमको ये सब दिख रहा है क्या, मैं ये वेक्टर एक्सप्लेन करने वाला है बाद में तुम्हारे को, लेकिन इसमें तुमको इस तरीके से लाइन मार के ऐसे वर्ड्स दिखा रहे, EcoR1, PST1 या 2, फिर ALU1, HIND2, तो ये जो लाइन है ये रिकॉग्निशन साइट्स, मतलब तुम इन जगह पर तुम्हारे वेक्टर को प्लाज्मिड को कट कर सकते। कैसा कट करने का, रिकॉग्निशन सीक्वेंस तुमको अभी बताया, तो तुम कट कर सकते हो, वहां पे तुम्हारा डीएनए इंसर्ट कर सकते, दे आर कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट्स। तो प्लाज्मिड में रहती ये चीजें। देन सेलेक्टेबल मार्कर्स, तो अगर पीबीआर और बाकी की चीजें भी रहती, अपन डायरेक्ट अब स्ट्रक्चर ऑफ PBr322 वेक्टर देख लेते। स्ट्रक्चर ऑफ PBr322, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर कौन से वो भी बता रहा। सो PBr322, दिस इज द प्लाज्मिड डिस्कवर्ड बाय बोलिवर एंड रॉड्रिग्स, बोलिवर एंड रॉड्रिग्स, एंड दे नंबर्ड इट एज 322, उन्होंने नंबर दिया, उसका देखो नाम कैसा है, P मतलब प्लाज्मिड, BR मतलब बोलिवर का B, R stands for Rodrigues, and 322 is the number given by them when they made that plasmid successful। उन्होंने बहुत कोशिशें करे, PBr001, PBr002, PBr0, 322 बार कोशिश करने के बाद उनको वो बना होगा, मतलब उनके प्लाज्मिड सक्सेसफुल बने नहीं थे, बन रहे होंगे तो अनस्टेबल बन रहे होंगे, या डीएनए डालते बराबर इनर्ट हो जा रहे होंगे, इनएक्टिव हो जा रहे होंगे। तो उन्होंने जब सक्सेसफुल एक प्लाज्मिड बनाया तो उनको ऐसा मस्त प्लाज्मिड मिला, और वो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर तुमको बता। ओके, नॉर्मली जो नेचुरल प्लाज्मिड्स रहते हैं, नेचुरल प्लाज्मिड, व्हाट आर नेचुरल प्लाज्मिड्स, दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन मॉडिफिकेशन, दे आर नेचुरल प्लाज्मिड्स, दे आर नॉट इवन, they sometimes work properly but they most of the time work and they become failure, most of the time they cannot work properly और they just become failure vectors, वो ठीक से काम नहीं करते, नेचुरल वेक्टर्स काम नहीं करते, नेचुरल प्लाज्मिड ठीक से काम नहीं करते। तो इसके लिए क्या करें, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस करते, लोग उनके टुकड़े कट करते और 2-3 प्लाज्मिड के टुकड़े जोड़ जोड़ के अलग अलग वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स बनाते, वो रहते आर्टिफिशियल वेक्टर्स, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। तो उन्हीं में से एक था PBr322, ये वेक्टर इन्होंने बनाए थे बोलिवर रॉड्रिग्स ने। उन्होंने जो वेक्टर बनाए थे उसकी फोटो आपके सामने आ रही है। PBr322 वेक्टर जो है वो आपको फोटो दिया लिया एनसीईआरटी में, ये वाली, ओके, और स्टेट बोर्ड में एकदम शॉर्ट में दिया लिया। तो ये वेक्टर क्या है, ये प्लाज्मिड है जिसको तुम्हारे हर्बर्ट बोयर उन्होंने ही बनाए थे, अपने बोयर और तुम्हारे कोहेन एंड बोयर याद है, ओके, जिन्होंने बायोटेक की शुरुआत करे आरडीएनए की। उन दोनों के दो रिसर्चर्स थे, उनके साथ वाले बोलिवर और रॉड्रिग्स। तो देखो दोनों ने तो काम करे, बनाए दोनों ने, लेकिन उनके अंडर में काम करने वाले लोगों के नाम पे ये प्लाज्मिड का नाम रखे उन्होंने PBr, नहीं तो खुद का नाम भी डाल सकते थे वो, बी से बोयर और फिर कोहेन का CPBC वेक्टर बना, लेकिन उन्होंने उनके रिसर्च वाले बंदों के, उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनके नाम पे इसका नाम रखे। अब ये रहता क्या, सीधा सीधा एक बैक्टीरिया से निकाले वाला प्लाज्मिड है, लेकिन इसमें बहुत सारे टुकड़े टुकड़े जोड़ के बनाया वाला एक प्लाज्मिड है, जिसमें जैसे कि तुम देखेंगे ओरिजिन तो है यहाँ पे, ओरी बोल के जो साइड है ये ओरिजिन है, ये बैक्टीरिया से लिया वाली है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में क्या एज इट इज कॉपी कर रहा है, उतने टुकड़ा लिया है, ठीक है।
उसको उन्होंने आरओपी साइट जोड़ा ली। आरओपी क्या रहता, रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड जीन्स रहते, रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अगर ये जीन एक्सप्रेस होगा तो फिर उससे कुछ प्रोटीन्स बनेंगे, दैट विल हेल्प इन मेकिंग द कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड। जैसे कि तुम्हारे डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, डीएनए का रिप्लिकेशन करने के लिए तुमको कुछ प्रोटीन्स लगते, एंजाइम्स लगते, हेलिकेज लगेगा, डीएनए लाइगेज लगेंगे, फिर टोकोआइसोमरेज, गायरेज, डीएनए पॉलीमर। तो वैसे ये इसका जब तुमको कॉपी बनाने की रहेगी, when you are making copies of this plasmid, so at that time also you will need some replicating proteins that will help in replication. So what is ROP? ये MCQ भी मिलेगा आपको. What is the role of ROP in this plasmid? ROP stands for replication of plasmid. These are the genes which code for proteins that help in replication of plasmid. Gene which produce proteins. ROP is the gene which produce proteins that help in replication of plasmid. ROP, replication of plasmid. Origin will control copy number. It will control copy number. NEET 2020 का क्वेश्चन था, बच्चों ने कर क्या है ROP उसके ऊपर, गलत है ROP आंसर। रिप्लिकेशन, ओरिजिन साइट रेगुलेट्स कॉपी नंबर, कितनी कॉपियां बनेंगी ओरिजिन रेगुलेट करेगा, लेकिन कॉपी बनने के लिए लगने वाले प्रोटीन्स देने वाला ROP जी। ओके, देन इसके अलावा आपको इसके अंदर दो मार्कर जीन्स मिलेंगे, एक रहेगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब अगर ये प्लाज्मिड उठा के तुमने कोई बैक्टीरिया में डाल दिए तो उसको एम्पिसिलिन से भी रेजिस्टेंट मिल जाएगा और टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, एम्पिसिलिन से भी नहीं मरता, रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन से भी नहीं मरता, क्योंकि उसके दोनों जीन्स काम कर रहे हैं। ओके, but these genes they act as selectable markers. These genes act as selectable markers. तुम सेलेक्ट करने के काम में आएंगे, ये कैसे क्या बाद में देखने का। But in between that genes you can find at least 6 recognition sites for 6 enzymes. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में 6 रिकॉग्निशन साइट्स है और इसमें टेट्रासाइक्लिन वाले में लगभग 11 रिकॉग्निशन साइट्स है, 11 रिकॉग्निशन साइट्स है फॉर वेरियस RE एंजाइम्स, जैसे कि PST1, PVU1, PST1, ये काय में लोकेटेड है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से BAMH1 और SAL1, ये साइट्स काय में लोकेटेड है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि नीट में क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं लेवल बढ़ा के कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्निशन साइट इज प्रेजेंट इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एरिया और साइट। तो इसमें दो ही है, अपने को बताया वाला डायग्राम के हिसाब से पूछे तो ये दो, PST1, PVU1 इन एम्पिसिलिन। ओके, याद रखने के लिए भी इजी है, एम्पिसिलिन की स्पेलिंग में P है और ये PST PVU11 है, 1 दोनों में याद रखने को इजी। इधर भी 1 है, कोई भी 2 3 नहीं है, सब चारों 1 ही है। टेट्रासाइक्लिन में BAMH1 और SAL1, BAMH1 और SAL1। अब ये फुल फॉर्म क्या है तुमको मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में, EcoR1 का फुल फॉर्म, BAMH1 का फुल फॉर्म, राइट। सो वो फुल फॉर्म देख लो तुम। सो टेट्रासाइक्लिन में BAMH1, SAL1 और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में PVU1 और PST1, ये एंजाइम्स के रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो इधर लगभग और भी 4 रहते हैं, मतलब टोटल 6 साइट्स है और इसमें 11 साइट्स है, लेकिन अपने को बाकी के नहीं याद रखने, अपने को जो डायग्राम में दिया है उतने तो भी याद। और इनके अलावा और भी कुछ साइट्स है, जैसे कि तुम PVU2 देख रहे हैं यहाँ पे, ROP के बीच में जो PVU2, मतलब ये वाला साइट इसके बीच में बैठा है, और EcoR1 का साइट यहाँ CLAV1 का बीच में और HIND3 का इधर है कि तीनों डायग्राम के बीच में। फोटो देखते चलो और मैं जो लिखा है वो भी मैच करते चलो। ओके, मींस दीज आर दी साइट्स प्रेजेंट ऑन योर PBR वेक्टर, PBR 322। इसकी लेंथ रहती 4361 बेस पेयर्स। कितनी लेंथ रहती है इसकी? 4361 बेस पेयर्स इतने रहते हैं इसके अंदर, 4361 बेसेस, इतनी इसका साइज रहेगा। प्लस दिस विल हैव अ कॉपी नंबर ऑफ अबाउट 15 which can be increased up to 500 and more। इससे 15 कॉपीज बन सकते हैं तुम, एक सेल के अंदर 15 कॉपीज बना सकते हैं तुम्हारे प्लाज्मिड के, लेकिन वो और भी बढ़ा सकते हो तुम, 500 600 भी कर सकते हो उसको बढ़ा के। सो कॉपी नंबर इसका 10 to 15 रहेगा इसका, लो कॉपी नंबर एक्चुअली इसका। PUC वेक्टर का कॉपी नंबर ज्यादा रहता, वो 500 के ऊपर रहता। PUC भी क्या रहता, नाम समझ लो, PUC स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड कंस्ट्रक्टेड बाय द साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ के स्टूडेंट्स ने ये वेक्टर बनाए थे। इट हैज हाई कॉपी नंबर,
इट हैज लो कॉपी नंबर, कितना रहता 10 to 15, और इसका मोर देन 400, अप्रॉक्स 500 to 600 या 700, बहुत ज्यादा रहता उसमें। बहुत एक पीवीआर डाल दिए तुमने तो वो बैक्टीरिया के अंदर 500 कॉपियां बना सकता, पीयूसी सॉरी एक पीयूसी 500 कॉपियां बना सकता, लेकिन पीवीआर 10 से 15 कॉपियां बनाएगा। पीवीआर 10 से 15 लो कॉपी नंबर, एंड कॉपी नंबर इज रेगुलेटेड बाय ओरिसाइट। तो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है तुमको पीवीआर 322 में? 1 ओरी, 1 आरओपी, ओके ओके, एटलीस्ट 40 recognition sites, 40 recognition sites of which 6 are present in ampicillin, 11 recognition sites are present in tetracycline resistant gene. There are 2 selectable markers, ampicillin resistant and tetracycline resistant. तो आपके पास जो एनसीईआरटी में फोटो मैंने बताया वो पेज पे जाओ, वहाँ पे फोटो के बाजू में क्या क्या लिखने का है, वाटर नीचे लिखा है, क्या लिखने का नीचे लिखा है, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसका कलर्ड पार्ट में डिस्क्रिप्शन दिया है। ई कोलाई प्लाज्मिड शोइंग दी ओरिजिन साइट, आरओपी प्रोटीन लास्ट में दिया है, 2 ampicillin resistant and tetracycline resistant selectable markers and at least 40, वहाँ पे लिख लो at least 40 recognition sites of which 6 are present in ampicillin area and 11 are present in tetracycline area. Hind 2, 3, Hind 3, Eco R1 ये इधर नहीं है, वो बाहर है, इधर अलग है, इधर अलग है, जिनकी स्पेलिंग में P आ रहा है वो इधर है, वो भी 1 PST, PSU, PVU, BAM-H1, SAL1, tetracycline resistant. Okay, so this is the structure of plasmid that we can use for transferring it into your host, suitable host. इसके अलावा bacteriophages, baculoviruses and some YAC, BAC, they can be also used as vectors. We will see about them, how they can be used, what are their structures in short. अपने ज़्यादा डिटेल में देखना, we'll see it in our next lecture.